नमस्कार दोस्तों, आपके और हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। यदि किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर जरूर देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। तो आइए आज हम बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के बारे में बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव इस प्रकार हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक इन स्लाइड नंबर 5, discuss about the terminology included in obstetrics in slide number 6, what is the history of midwifery in slide number 10, what are the needs of midwifery as a profession in slide number 20, what are the trends in midwifery and obstetrics in slide number 22, discuss about the maternal and child health indicator in slide number 24, discuss about the legal and ethical principles in slide number 30, define the preconception care in slide number 39, what are the needs of preconception care in slide number 41, which area are included in preconception care in slide number 43, discuss about the role of nurse in midwifery and obstetrics in slide number 46. तो चलिए हम एक नई सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक्स और मिडवाइफरी। ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड केम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स मींस मिडवाइफ। ऑब्स्टेट्रिक्स वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स से आया है जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफरी एज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स इज ए हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन that deals with pregnancy, childbirth and the postpartum period, including care of the newborn, besides sexual and reproductive health of women throughout their lives. मिडवाइफरी, जिसको कि अपन ऑब्स्टेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, वो एक हेल्थ साइंस है और एक हेल्थ प्रोफेशन है। इसके अंदर हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और पोस्टपार्टम पीरियड से रिलेटेड कंडीशंस को डील करते हैं। इसमें पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी केयर भी इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा इसमें हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन को हम छोड़ देते हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम देखें तो मिडवाइफरी के अंदर हम नॉर्मल जितनी भी कंडीशंस होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम, ये सारी चीजें देखते हैं। और ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर अपन दोनों ही कंडीशंस देखते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, रिलेटेड टू ओनली प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम कंडीशंस। नेक्स्ट वन इज टर्मिनोलॉजी। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ वर्ड्स हैं जो इस सब्जेक्ट के अंदर बार बार रिपीट होंगे, तो वो पहले हम उन सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मिडवाइफरी इज द नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मिडवाइफ। मिडवाइफरी का मतलब होता है कि वो नॉलेज जो जरूरी है मिडवाइफ को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। मिडवाइफ या वो नर्स होगी जो कि मदर को एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ और एट द टाइम ऑफ पोस्टपार्टम उसको केयर प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम प्रेगनेंसी, लेबर और प्यूपेरियम से रिलेटेड डिजीज कंडीशन और उनके मैनेजमेंट को डील करते हैं। गायनेकोलॉजी Gynecology is that branch of medical science which treats disease of female genital organs. Gynecology भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होने वाली डिजीज कंडीशंस और उनका ट्रीटमेंट ये हम डील करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच ए फुल्ली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड इज प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें fully developed offspring का development होता है। Next one is pregnancy. Pregnancy is a state of carrying fetus inside the uterus by a woman from conception to the birth. Pregnancy एक ऐसी स्टेट है, ऐसी टाइम पीरियड है जिसमें मदर अपने यूट्रस के अंदर कॉन्सेप्शन प्रोडक्ट को कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक कैरी करती है, फीटस को कैरी करती है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविडा। ग्रेविडा इज ए स्टेट ऑफ
ऑफ प्रेगनेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ड्यूरेशन। ग्रेविडा प्रेगनेंसी की वो स्टेट होती है जिसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन इंक्लूड करा जाता है। इसमें ड्यूरेशन का मतलब इंक्लूडेड नहीं होता। ग्रेविडा का मतलब होता है जनरली, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में देखें, कि कोई वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, वो हम इंक्लूड करेंगे ग्रेविडा के अंदर। नेक्स्ट वन इज मल्टीपैरा। मल्टीपैरा रेफर्स टू वुमन हु हैज गिवन बर्थ मोर देन वंस। मल्टीपैरा हम उन वुमेन्स को बोलेंगे जिन्होंने एक से ज्यादा बार बर्थ दे दिया है। नल्लीपैरा इज अ वुमन हु हैज नॉट गिवन बर्थ बिफोर। नल्लीपैरा वो वुमेन्स होती हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी बर्थ नहीं दिया है। नेक्स्ट वन इज प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा इज अ वुमन कैरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। प्राइमी ग्रेविडा वो वुमन कहलाएगी जो पहली बार प्रेगनेंसी कैरी कर रही है। नेक्स्ट वन इज मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा इज ए वुमन कैरिंग प्रेगनेंसी मोर देन वन। मल्टी ग्रेविडा वो वुमन कहलाएगी जो एक से ज्यादा बार प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है या कैरी कर चुकी है। यहाँ पे दो वर्ड है, मल्टीपैरा, नल्लीपैरा, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ग्रेविडा का में हम इंक्लूड करते हैं कि मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, और पैरा का मतलब है कि मदर ने कितने बर्थ दिए हैं। तो दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। मदर एक से ज्यादा बार भी प्रेग्नेंट हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि उसने हर बार बेबी को बर्थ दिया हो। इसके अंदर में भी अबॉर्शन वाली कंडीशंस भी हो सकती हैं। यहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट डिजीज ऑफ फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर होने वाली डिजीज कंडीशंस और उनके मैनेजमेंट के साथ डील करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑप्शन बी गायनेकोलॉजी, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर है गायनेकोलॉजी। इसके लिए आप स्लाइड नंबर 7 प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी। तो अब हम देखते हैं कि मिडवाइफरी की क्या हिस्ट्री है, कैसे अब से अभी तक मिडवाइफरी का कैसे कैसे ग्रो अप हुआ, कैसे मिडवाइफरी आई, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड हुई। तो हम ये सारी चीजें इसके अंदर देखते हैं। द सिचुएशन ऑफ इंडियन मिडवाइफरी सेट्स आउट इन द 3 सेक्शन। इंडियन मिडवाइफरी की जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, उसको हमने मेनली 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर मिडवाइफरी की कंडीशन, मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर मिडवाइफरी की सिचुएशन क्या थी, एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है मिडवाइफरी का इंडिया के अंदर। तो हम वन बाय वन इन सारी तीनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। In ancient India, care of women and practice of midwifery were totally in the hands of indigenous villages dais। प्राचीन भारत के अंदर जो वुमेन्स थी, वुमेन्स की केयर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, वो कंप्लीटली मिडवाइफरी के हाथ में होती थी, जिनको कि हम बोलते थे दाई। These indigenous daises not only helped during childbirth but also act as consultant for any condition of the mother related to the birth। ये जो इंडिजिनियस डाइजेस होती है, ये ना केवल मदर को चाइल्ड बर्थ में हेल्प करवाती थी, बल्कि वो एक कंसल्टेंट की तरह भी काम करती थी। जैसे कि मदर प्रेग्नेंट है या डिलीवरी हो चुकी है, उसकी पोस्टमार्टम पीरियड चल रहा है उसका, तो उस कंडीशन में भी ये जो दाइस थी वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करती थी। उसको किसी भी तरीके की कोई भी एडवाइस देना, प्रेगनेंसी के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे एडवाइस करना, तो ये सारे काम जो है दाइस करती थी। The first training school for dais was started in 1877 by Miss Hallett, an English missionary of the Janana Missionary Society। सबसे पहला ट्रेनिंग स्कूल्स दाइस के लिए 1877 में मिस हॉलेट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। However, the training of dais was not taken up by government of India till 1900 when a fund was established by Lady Curzon to improve the condition of childbirth in the country। लेकिन फिर भी दाइस की ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं लिया था 1900 तक। उसके बाद एक फंड स्टेब्लिश किया गया था लेडी क्रूजोन के द्वारा। इसमें जो इंडिया कंट्री थी उसकी जो चाइल्ड बर्थ की जो कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव करने के लिए एक फंड स्टेब्लिश किया गया था। But before that, in 1872, a handful of Indian Christian nurses were trained for 2 years at the Delhi। लेकिन 1900 से पहले 1872 में
इंडियन क्रिश्चियन जो नर्सेस थी उनको 2 साल के लिए ट्रेन किया गया था दिल्ली के अंदर. इन 1899 the Janana Bible and Medical Mission started the training of nurses, but until 1893 there was no generally accepted scheme of training in the hospital. 1899 में जनाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन ने नर्सेस की ट्रेनिंग स्टार्ट करी गई थी, लेकिन 1893 तक कोई भी स्कीम एक्सेप्टेड नहीं करी गई थी फॉर द नर्स ट्रेनिंग ऑफ द नर्सेज इन द हॉस्पिटल, नर्सेस की ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल के अंदर. इन 1918 with the help of Dufferin Fund, Lady Reading Health School was established to train the auxiliary nurse midwives. 1918 में डफरिन फंड की मदद से लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था एएनएम्स की ट्रेनिंग के लिए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स. हम आगे भी देखेंगे कि जो डफरिन फंड है इसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर मिडवाइफरी की जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी उसको इम्प्रूव कराने में. In 1926, the Madras Registration for Nurses and Midwives Act was passed to promote the role of a registered midwife for services during childbirth. 1926 में मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ एक्ट पास किया गया था टू प्रमोट द रोल ऑफ रजिस्टर्ड मिडवाइफ सर्विसेज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मिडवाइफरी की जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव कराने के लिए, मिडवाइफरी की जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको इम्प्रूव कराने के लिए ये एक्ट पास किया गया था. 1936 Dufferin Fund sanctioned grant to a number of Dufferin hospitals to build hostels, supply teaching material and employ qualified sister in the nursing school. 1936 में डफरिन फंड सैंक्शन किया गया था. इस डफरिन फंड की मदद से हॉस्टल्स बनाए गए, हॉस्टल्स की बिल्डिंग बनाई गई, टीचिंग मटेरियल की सप्लाई हुई और जो क्वालिफाइड सिस्टर्स थी, जो एम्प्लॉयज थे, उनको नर्सिंग स्कूल में एम्प्लॉयमेंट दिया गया. Thus, Dufferin Fund helped in raising the standard of nursing and midwife in India. In fact, prior to independence, midwifery training started as a separate course in India. Dufferin Fund था, इसी ने ही इंडिया के अंदर नर्सिंग और मिडवाइफरी के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करी. और उससे पहले इंडिपेंडेंस, इनफैक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस से पहले मिडवाइफरी की जो ट्रेनिंग थी उसको सेपरेटली स्टार्ट करा दिया गया. यंग गर्ल्स एट द मिडिल स्कूल लेवल 8 वर सेलेक्टेड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग. इसके अंदर ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट कराई गई थी, इसके अंदर जो 8th क्लास पास वाली जो गर्ल्स थी, मिडिल स्कूल जिन लोगों गर्ल्स ने पास कर लिया था, यंग गर्ल्स ने, उनको इसके अंदर सेलेक्ट किया गया ट्रेनिंग के लिए. नेक्स्ट वन इज मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया. मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर किस तरीके से थी. इन 1946 the Boer committee laid stress on the need for qualified midwife, health visitor and training of dies. 1946 में बोर कमेटी ने क्वालिफाइड मिडवाइव्स, हेल्थ विजिटर और डाइज की ट्रेनिंग पे स्ट्रेस दिया. In 1955, the Shetty Committee recommended the training of auxiliary nurse midwife in health center for maternal and child health services, provided there were adequate health visitor to supervise them. 1955 में शेट्टी कमेटी ने ट्रेनिंग ऑफ ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इन हेल्थ सेंटर, उसने रिकमेंडेशन डाली कि जो एएनएम्स की ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करानी चाहिए हेल्थ सेंटर्स के अंदर, जिससे कि क्या होगा, उनको एडिक्वेट हेल्थ विजिटर्स प्रोवाइड कराने चाहिए और उनको सुपरवाइज करने के लिए. In 1959, Bischoff, a technical consultant, supported the training of two types of nursing personnel, A&M and general nurse midwife. 1959 में बाइशॉफ, जो कि टेक्निकल कंसल्टेंट था, उसने 2 टाइप की जो नर्सिंग पर्सनल थे उनकी ट्रेनिंग को सपोर्ट किया, जिसमें 2 इंक्लूडेड थे, एएनएम्स ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और जीएनएम्स जनरल नर्स मिडवाइफ. जीएनएम्स जो था वो 3 ईयर का कोर्स था एंड 1 ईयर मिडवाइफरी कोर्सेज इंक्लूडेड थे इसमें. In 1947, the first step Indian Nursing Council took after its inception was to combine the nursing and the midwifery courses into a single course. 1947 में
इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने पहला स्टेप लिया कि उसने नर्सिंग और मिडवाइफरी के जो कोर्सेज थे दोनों को एक सिंगल कोर्स के अंदर कंबाइंड कर दिया। द कोर्सेज वाज डिजाइंड टू बी ऑफ 3.5 year ड्यूरेशन विद द एंट्री क्वालिफिकेशन बीइंग 10th पास। और जो कोर्स था वो 3.5 साल का कोर्स डिजाइन किया गया, 3.5 year का कोर्स डिजाइन किया गया और इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन एंट्री के लिए रखी गई। In 1975, the Kartar Singh Committee recommended shortening the 2-year course of A&M to 1.5 year and the entry after 10th class. और 1975 में करतार सिंह कमेटी ने 2 साल का जो कोर्स था A&M उसको शॉर्ट करके 1.5 year का कोर्स किया और इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो थी वो 10th पास रखी गई। These A&Ms were designated as female health worker. इन A&Ms को हम female health worker के नाम से जानते हैं, designated इनको designation दी गई। They were specially trained in midwifery and child health care services. Government of India also invested heavily in the training of these. A&Ms थी उनको फीमेल हेल्थ वर्कर की डेजिग्नेशन दी गई। ये जो फीमेल हेल्थ वर्कर्स थी वो उनको स्पेशली इसीलिए ट्रेन किया जाता था कि वो मिडवाइफरी और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें अच्छे तरीके से। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया, हैवीली इन्वेस्ट किया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ दाइज के लिए। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। The presence of a skilled midwife at birth is the single most important factor for achieving the safe motherhood. एक skilled midwife का at the time of birth present होना अपने आप में बहुत important चीज है, important factor है। इससे हम safe motherhood को achieve कर सकते हैं। The number of midwives available as per population is an important indicator of the maternal health status in the country. जितनी अपने पास मिडवाइफ्स अवेलेबल होंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एज पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उतना ही जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, हेल्थ मैटरनल हेल्थ स्टेटस है कंट्री की, वो इम्प्रूव होगी। मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमन एंड मैटरनल मोर्टिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन्ड अटेंडेंट्स एट द बर्थ। मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन्स का मैटरनल हेल्थ स्टेटस और उनकी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो क्लोजली डिपेंड करेगी कि कितने ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट अपने पास प्रेजेंट हैं या फिर अवेलेबल हैं। एज द परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेंट बाय ट्रेन्ड पर्सनल्स गोज अप, द मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो गोज डाउन। जैसे जैसे ट्रेन्ड पर्सनल्स का जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा, उनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी का जो रेशियो है वो डाउन होता जाएगा। अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर अपने पास स्किल्ड मिडवाइफ्स हैं या स्किल्ड बर्थ ट्रेन पर्सन हैं तो वो मदर की प्रेगनेंसी और या फिर जो लेबर वाली कंडीशन है या पोस्टमार्टम में जो भी अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उनको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, उनको पता होगा कि हमें क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर वो लोग वेल ट्रेन्ड हैं, स्किल्ड हैं उस चीज़ के अंदर, तो वो मदर को अच्छी केयर प्रोवाइड करा पाएंगे। जब मदर को प्रॉपर केयर मिलेगी तो उससे क्या होगा, मदर का हेल्थ स्टेटस है वो अपने आप इम्प्रूव होएगा। मदर का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होएगा, सॉरी, उसके साथ उसकी वजह से क्या होगा कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट्स जो है वो रिड्यूस होंगी। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो रिड्यूस अपने आप होती जाएंगी। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा अपने पास हेल्थ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतनी मोर्टिलिटी या मॉर्बिडिटी जो रेट्स हैं वो डाउन होती जाएंगी। Next one is, in India there are the following cadres of midwives. First one is the trained nurse midwife, RN, RM, registered nurse and registered midwife, who has undergone a diploma in general nursing and midwifery, which is of 3.5 year duration, or a degree nurse who has done BSc honors nursing, which is of 4 year duration. The trained nurse midwife वो होती हैं, इनको हम रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिडवाइफ भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती हैं ये। इनके पास पर्टिकुलर डिप्लोमा या तो डिप्लोमा होता है इनके पास, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो कि 3.5 year ड्यूरेशन का कोर्स होता है, या फिर इन लोगों के पास डिग्री होती है BSc नर्सिंग की जो कि 4 year का कोर्स होता है।
ये जब कोर्स ये लोग जब डिप्लोमा कर लेते हैं या फिर ये डिग्री हासिल कर लेते हैं तो इनको रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। द ANM who is designated as multi-purpose health worker female is registered as midwife. Presently, this is a 2-year course with entry classification being 12th pass. India has a huge cadre of ANMs who are educated and trained in midwifery. नेक्स्ट होता है ANM जिसको कि हम मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर भी बोलते हैं, फीमेल्स होती हैं ये भी रजिस्टर्ड मिडवाइफ होती हैं। इनका प्रेजेंटली इनका जो कोर्स होता है वो 2 ईयर का होता है और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो 12th पास चाहिए होती है अपने को। और इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पे ह्यूज लेवल पे जो ANMs हैं उनको एजुकेटेड किया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है फॉर मिडवाइफरी के लिए। Next one is skilled birth attendance, refers exclusively to the pupil with the midwifery skills, the doctor, nurses and midwives, who has been trained to get proficiency in the skill necessary to manage normal deliveries and to diagnose, manage or refer complication to all level of healthcare settings. Skilled birth attendants उन लोगों को बोलते हैं जिन लोगों के पास मिडवाइफरी की स्किल्स होती है, वो भले डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं या मिडवाइफरीज हो सकती हैं। उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है, उनको स्पेशली इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाता है कि वो किस तरीके से उनको नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं, जो डिलीवरीज होती है उनको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे डायग्नोज करना है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको किस तरीके से रेफर करना है उस पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर। तो ये जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं ये पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी, लेबर, पोस्टमार्टम को किस तरीके से डील करना है इस चीज के लिए पर्टिकुलरली ट्रेन करे जाते हैं या उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाती है, उनकी जो एफिशिएंसीज होती है उनको इम्प्रूव किया जाता है। मिडवाइफरी स्किल्स आर डिफाइंड एज ए सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स that enable the individual to provide basic healthcare services throughout the natal continuum period and also to provide prompt action in emergencies including life saving measures when required। अब हम बार बार यहाँ बोल रहे हैं कि मिडवाइफरी स्किल्स होनी चाहिए, उन्हीं वही स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस कहलाते हैं जिनके पास मिडवाइफरी स्किल्स हैं। तो मिडवाइफरी स्किल का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करना या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसकी कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए वो, ताकि वो नेटल पीरियड के अंदर, नेटल कॉन्टिनम जो नेटल पीरियड का है उसके अंदर प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके या कोई भी इमरजेंसी आ रही है और उस टाइम पे किस तरीके से लाइफ को सेव करना है, जब भी जरूरत पड़े तो वो उन सिचुएशंस को हैंडल कर सके। मतलब प्रेगनेंसी से लेके और पोस्टमार्टम टाइम पीरियड तक का जो टोटल टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में अगर किसी भी तरीके की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे लाइफ सेविंग करनी है, क्या अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको कैसे डील करना है, कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको किस तरीके से डील करना है। तो उन लोगों के पास ये पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, वो कॉग्निटिवली और प्रैक्टिकली उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नीड फॉर मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन। अब हम देखते हैं कि क्या नीड क्या है कि मिडवाइफरी को एज ए प्रोफेशन इंक्लूड करने की। इसका फर्स्ट है टू अचीव द सेफ मदरहुड। टू सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड का मतलब है मदर को किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन से बचाना, मदर को प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जैसे कि प्रीनेटल केयर के बारे में बताना, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के बारे में बताना, मैटरनल न्यूट्रिशन के बारे में बताना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे काम कौन करेगा, मिडवाइफ करेगी। तो यहाँ पे हमें मिडवाइफरी की नीड है। अगर मिडवाइफरी होगी एज ए प्रोफेशनल तो वो सेफ मदरहुड की तरफ लेकर जाएगी। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि जैसे अगर हम मदर की केयर कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर या पोस्टनेटल टाइम पीरियड के अंदर, तब हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं वो डबल बार ना हो जाए, जैसे कि मेडिकेशन दी जा रही है या कोई भी प्रोसीजर दिया जा रहा है या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी वैक्सीनेशन उसको दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मिडवाइफ एक प्रोफेशनल होगी तो उसको पता होगा कि ये वैक्सीनेशन कब देना है हमें, ठीक है, या कोई भी मेडिसिन ये उसकी चल रही है तो हमें कब देनी है उसको, कब उसके एग्जामिनेशंस करना है। तो किसी भी तरीके का कोई भी काम
डुप्लीकेशन ना हो उस काम का, या फिर गलत तरीके से ना हो, और वो अपना काम, अगर वो प्रोफेशनल होगी तो अपना काम बहुत केयरफुल तरीके से और रेस्पॉन्सिबल तरीके से करेगी। टू गिव द हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन का मतलब है मदर को प्रेगनेंसी डिलीवरी के बारे में बताना, उससे उससे रिलेटेड जितने भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में बताना, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के बारे में बताना। नर्स जो मिडवाइफ होगी वही उसको बताएगी कि जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसको किस तरीके की डाइट लेनी है, किस तरीके का क्लोथिंग पैटर्न होगा उसका, कौन सी एक्सरसाइजेस वो कर सकती है, और उसका ड्यूरिंग लेबर में उसकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके का होगा, पोस्टनेटल टाइम पीरियड में जब वो लैक्टेशन करा रही है तो किस तरीके से उसको केयर करनी है, बेबी की केयर किस तरीके से करनी है, सेल्फ केयर किस तरीके से करनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिडवाइफ उसको बताएगी। टू पार्टिसिपेट इन कंट्रीज कंसर्न मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, कंट्रीज कंसर्न का मतलब है नर्स प्रैक्टिस करती है मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर में, मिडवाइफ ही कंट्री में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए काम करती है, मिडवाइफ ही केयर करती है मदर की और न्यूबॉर्न चाइल्ड की, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर मिडवाइफ अपना काम सही तरीके से करती है तो मदर और चाइल्ड की हेल्थ अच्छी रहेगी, उससे मैटरनल मॉर्बिडिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जो रेट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, तो वो कंट्रीज कंसर्न में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगी। टू गेट द स्टेटस एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर रिकॉग्निशन और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी मिडवाइफरी की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स होते हैं, क्या चेंजेस क्या क्या आते हैं, करंट चेंजेस क्या क्या आते हैं और मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। फर्स्ट वन इज चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन इन द फैमिली लाइफ स्टाइल, कि हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, फैमिली लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई है, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, लोग आजकल क्लाइंट एडवोकेसी पे ध्यान देने लग गए हैं, लोग मतलब हम लोगों को खुद को ही अप्रूव होना पड़ेगा, इम्प्रूव करने पड़ेगा अपना कि किस तरीके से उन्हें हेल्थ को मैनेज करना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंटेनमेंट, कॉस्ट कंटेनमेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, फालतू के खर्चों को रोक के हम जो है बाकी के जो खर्चे हैं उनको हम कम कर सकते हैं और कॉस्ट को मेंटेन रख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है, इसमें डेमोग्राफिकली शिफ्ट होने की वजह से या बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जो केयर की कॉस्ट होती जा रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे अगर अपन सिंपल एग्जांपल लेके देखें, जैसे एलबीडब्ल्यू बेबी, लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं उनकी केयर करते हैं, तो उसमें एनआईसीयू में रखा जाता है बेबी को, तो एनआईसीयू के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो नर्स क्या करेगी, नर्स को कॉस्ट कंटेनमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नर्स एक नॉलेजेबल एक्सपर्ट होती है, तो वो बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं फैमिली मेंबर्स को रिगार्डिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स, एक्सपांडेड रोल ऑफ नर्स का मतलब है कि नर्स के जो रोल्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, जैसे कि असेसमेंट करना, प्रोफेशनली जजमेंट करना, तो वो नर्स प्रैक्टिशनर को नर्स मिडवाइफ की तरह भी काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन इज फैमिली सेंटर्ड केयर, अपन देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट, मदर जो है वो पूरे टाइम फैमिली के अंदर रहती है, वो नेचुरल चाइल्ड बर्थ जो होता है फिर इन्वायरमेंट के अंदर अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। अगर डिलीवरीज वाली जो प्रोसेस है तो उस टाइम पे या तो वो फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर हो, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके स्पाउस हैं, उसको हेल्प करें, उसको सपोर्ट करें, तो मदर को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलने के साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलने से जो उसकी जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। असेस टू द हेल्थ केयर, असेस टू द हेल्थ केयर का मतलब है कि हेल्थ केयर तक किस तरीके से पहुंचा जाए। एक तरीके जैसे अगर अपन देखें जो भी बैरियर्स आ रहे हैं हेल्थ केयर तक रीच होने में, हेल्थ केयर तक पहुंचने में जो भी बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना चाहिए, जैसे कि जिससे कि प्रेगनेंसी का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा रहेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर होता है जैसे कि पे, लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर डिपेंडेंट केयर है, ड्यू टू लैक ऑफ इंश्योरेंस या हाई कॉस्ट की वजह से जो है वो प्रॉपर सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर पाते या उनको प्रॉपर हेल्थ केयर तक नहीं पहुंच पाते वो। नेक्स्ट इज शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे, शॉर्टनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टे जैसे कि हेल्थ केयर जो है वो एम्बुलेटरी होते हैं,
होती जा रही है, मदर को हॉस्पिटल से 2 या 3 दिन बाद या सेम डे ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है आजकल। तो उससे क्या नर्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मदर को इंटरवेंशन जो है वो ब्रीफ टाइम में देने पड़ते हैं, उसको सारी चीज़ें उसको बहुत कम टाइम में समझानी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज द यूज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। तो नर्स को जैसे जैसे ग्रोइंग हो रहा है, अल्टरनेटिव मॉडलिटीज हैं, अल्टरनेटिव जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं उनके अंदर भी ग्रो होता जा रहा है। तो नर्स को नॉलेज होनी चाहिए, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया, थेराप्यूटिक टच हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नर्स उसको हेल्थ केयर जो है उसको प्रोवाइड कराता है सर्विसेज। नर्सेज हैव बीन इंक्रीजिंग ऑब्लिगेशन टू द अवेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज। नेक्स्ट इज इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हम जानते हैं कि टाइम मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, टाइम ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रही है बल्कि पूरी सोसाइटी को, अपने कल्चर को, चाइल्ड बियरिंग अप्रोच को भी अफेक्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी मतलब से अपने को हेल्प मिलती है कि अपन कंडीशंस को डायग्नोज कर सकते हैं, उनके जो डिजीज कंडीशंस हैं, जो सीरियस डिजीज कंडीशंस हैं उनको अपन ट्रीट कर सकते हैं। स्पेसिफिक एरिया के अंदर अलग अलग एडवांसमेंट आते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, जैसे कि इसमें अपन बोल सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, एंटीपार्टम या इंट्रापार्टम टेस्टिंग वगैरह हो गया, फर्टिलिटी कंसर्न हो गया, ये सारी चीजें नर्स को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर। तो अब हम देखते हैं कि कुछ हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 पॉपुलेशन में कितने नए बर्थ हुए हैं, तो वो क्या कहलाती है? बर्थ रेट। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी रेट। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज पर 1000 वुमन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। 1000 चाइल्ड बियरिंग एज की जो वुमेन्स हैं उसमें से कितनी प्रेगनेंसी हैं, वो कहलाती है फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट इज फीटल डेथ रेट। द नंबर ऑफ फीटल डेथ ओवर 500 ग्राम पर 1000 लाइव बर्थ। 1000 लाइव बर्थ में से कितनी फीटल डेथ हो चुकी है, वो कहलाती है अपनी फीटल डेथ। फीटल डेथ के लिए हमने एक वेट का क्राइटेरिया रखा है कि जो फीटल डेथ है वो कब इंक्लूड करी जाएगी, जो बेबी है उसका वेट जो 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज नियोनेटल डेथ रेट। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अकरिंग एट बर्थ और इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। 1000 लाइव बर्थ में से कितने न्यूनेट्स की डेथ हो रही है, तो इसमें जो न्यूनेट्स की डेथ है वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से 28 डे ऑफ लाइफ तक। जो न्यूनेट है वो जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर वो फर्स्ट डे से 28 डे ऑफ लाइफ के बीच में अगर उसकी डेथ हो रही है तो हम इसको न्यूनेटल डेथ रेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अकरिंग एट बर्थ और इन द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ लाइफ। 1000 लाइव बर्थ में से कितने इन्फेंट्स की डेथ हो रही है, वो कहलाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसका जो क्राइटेरिया होगा, जो इन्फेंट्स हम इंक्लूड करेंगे वो फर्स्ट 12 मंथ ऑफ लाइफ के जो बेबीज होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे। चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन द चिल्ड्रन 1 to 14 ईयर ऑफ एज। 1000 पॉपुलेशन में से कितने चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है, और जो वो इंक्लूड होगी चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट के अंदर, और जो चाइल्ड्स होंगे वो हम इंक्लूड करेंगे 1 to 14 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इज द एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ फ्रॉम एनी कॉज रिलेटेड टू और एग्रीवेटेड बाई प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट। 1 लाख लाइव बर्थ में से कितनी फीमेल्स की डेथ हो रही है एनुअली एक साल के अंदर, और ये जो डेथ है इसके अंदर ओनली वो डेथ्स इंक्लूड करी जाएंगी अगर मदर की डेथ ड्यू टू एनी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज की वजह से हो रही है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई कॉज है उसकी वजह से अगर मदर की डेथ हो रही है तो वो चीज इंक्लूड करी जाएगी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर। इसमें दिया गया है एक्सक्लूडिंग एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉजेज। इसमें हम एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉजेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर डेथ हुई है तो ही इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट। एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव
from a state of physiological or psychological well-being during pregnancy, childbirth and postpartum period up to 42 days or a year. Maternal morbidity rate क्या होती है? मॉर्बिडिटी का मतलब तो होता है एक तरीके से एनी डिपार्चर और एनी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मतलब अगर जो वुमन है वो फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली वेल बीइंग नहीं है, सही नहीं है, बट इसमें शर्त क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे, चाइल्ड बर्थ या पोस्टमार्टम टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर वो है. नेक्स्ट इज पेरिनेटल मोर्टिलिटी. The World Health Organization defines perinatal mortality as the number of stillbirth and the death in the first week of life per 1000 total birth. The perinatal period commences at 22 completed weeks of gestation and ends 7 completed days after birth. Perinatal mortality rate के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन किया है कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ और जो स्टिल बर्थ है उनको हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर एज पर 1000 टोटल लाइव बर्थ में से. और जो पेरिनेटल पीरियड है वो 22 कंप्लीटेड वीक, जो फीटस है उसके 22 वीक्स जो है वो कंप्लीटेड हो जाने चाहिए, मतलब उसने प्रेगनेंसी के 154 डेज कंप्लीट कर लिए हों गेस्टेशनली, और एंड 7 कंप्लीटेड डेज आफ्टर बर्थ, और बर्थ के 7 दिन के बाद की जो टाइम पीरियड है वो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, sometime also called the fertility rate period, total fertility rate PTFR, or total period fertility rate TPFR of a population is the average number of children that would be born to a woman over her lifetime. टोटल फर्टिलिटी रेट या PTFR या TPFR जो रेट होती है वो होती है कि एक वुमन अपने लाइफ पीरियड के टाइम के अंदर कितने बर्थ दे सकती है एवरेजली. तो ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी. शी वर टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स थ्रू हर लाइफ टाइम एंड शी वर टू सर्वाइव फ्रॉम बर्थ थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव लाइफ, कि वो जो है बर्थ से लेके अपने जो रिप्रोडक्टिव लाइफ पीरियड है तब तक उसके अंदर इंक्लूड करी जाएगी. इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, annual number of female deaths per 1 lakh live births from any causes related to or aggravated by pregnancy or its management. 1 लाख लाइव बर्थ में से कितनी फीमेल्स की एनुअली डेथ हो रही है रिलेटेड टू या ड्यू टू एनी प्रेगनेंसी aggravated causes and its management. तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैटरनल मॉर्बिडिटी रेट, ऑप्शन बी पेरिनेटल मोर्टिलिटी रेट, ऑप्शन सी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ऑप्शन डी चाइल्डहुड मोर्टिलिटी रेट. तो इसका सही आंसर है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट. तो आपके लिए इसके लिए आप रेफरेंस में स्लाइड नंबर 27 देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लीगल एंड इथिकल प्रिंसिपल्स इन द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज. क्या लीगल और इथिकल प्रिंसिपल है हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर? इसमें है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, second is autonomy, next is surrogacy decision, next is privacy and confidentiality, next is competent delivery services, next one is safety and efficacy of product. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग. Patient or individual who require healthcare services have right to make their own decision about the opinions for treatment or other related issues. The process of obtaining permission is called informed consent. पेशेंट या इंडिविजुअल जिसको कि हेल्थ केयर सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसके पास पूरा हक है, ये उसका ये पूरा राइट है उसके पास कि वो अपने आप डिसीजन ले सकता है रिलेटेड टू ट्रीटमेंट और रिलेटेड टू एनी इश्यूज. और जो प्रोसेस होती है परमिशन लेने की, ऑब्टेनिंग परमिशन की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है इन्फॉर्म कंसेंट. मतलब अगर हम क्लाइंट के ऊपर या पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या उसके ऊपर उसका कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये पेशेंट या इंडिविजुअल का राइट है कि वो डिसीजन ले सकता है कि वो ये प्रोसीजर करवाना चाहता है, वो ये ट्रीटमेंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता. अगर वो चाहे तो वो उस डिसीजन के लिए मना कर सकता है. और जब हम परमिशन लेते हैं क्लाइंट से
तो हम उससे पेपर साइन कराते हैं, वो होते हैं जो पेपर्स, वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होते हैं कि हम उससे परमिशन लेते हैं कि हाँ वो रेडी है, एग्री करता है कि उसके ऊपर ये प्रोसीजर, उसके ऊपर ये सर्जरी या ट्रीटमेंट करा जाए। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी। Autonomous person are those who in their thought, work and actions are able to follow norm chosen of their own without external constraints or coercion by others. Autonomous person वो होते हैं जो फ्री होते हैं या इनेबल होते हैं अपने वर्क के लिए, अपने थॉट के लिए और अपने एक्शन के लिए। मतलब अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो उसके लिए वो खुद ऑटोनॉम होते हैं। तो उनके पास वो बिना किसी दूसरे पर्सन के हस्तक्षेप के बिना वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज टू बी noted that autonomy is not respect for patient's wish against good medical judgment. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑटोनॉमी जो है, अगर कुछ डिसीजन पेशेंट की वेलनेस के लिए लिए गए हैं, तो वहाँ पे ऑटोनॉमी की रेस्पेक्ट नहीं रहती है। ऑटोनॉमी को अगर अपन बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं कि स्वायत्त का मतलब होगा कि पर्सन खुद चाहता है, ऑटोनॉमस सेल्फ गवर्निंग है वो। तो कई बार जो मेडिकल डिसीजन लिए जाते हैं, अगर पेशेंट की विश के अगेंस्ट, अगर वो मेडिकल जजमेंट पेशेंट के लिए अच्छे हैं, पेशेंट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं और उसके पेशेंट की विश के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी कई बार रेस्पेक्टफुल नहीं होती है। सिंपली पुट, ए हेल्थ प्रोवाइडर कैन रिफ्यूज a treatment option chosen by the patient if the option is of no benefit of to the patient. सिंपल सी चीज है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देने से मना कर सकता है, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए मना कर सकता है जो कि पेशेंट ने चूज किया है। लेकिन पेशेंट के द्वारा चूज किया गया जो ट्रीटमेंट है या ऑप्शन है, अगर वो उसके लिए हेल्थ बेनिफिट नहीं है, तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको देने से मना कर सकता है। नेक्स्ट इज सरोगेट डिसीजन मेकर। Surrogate decision makers, parents, caregiver, guardians may take the decision if the affected individual's ability to make a choice is diminished by factors such as extreme youth, mental processing difficulties, extreme medical illness, or loss of awareness. Surrogate decision maker वो लोग होते हैं, किसी भी क्लाइंट के पेरेंट्स हो सकते हैं, केयर गिवर हो सकते हैं या गार्जियंस हो सकते हैं। अगर क्लाइंट या पर्सन एबल नहीं है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, वो इंडिविजुअल की एबिलिटी नहीं है कि वो चूज कर सके कि सही क्या है उसके लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूथ पर क्लाइंट हो गया, या जो पेशेंट है वो मेंटली फिट नहीं है, ठीक है, या पेशेंट की जो कंडीशन है वो मेडिकली इतना ज़्यादा इल है कि, या फिर वो पेशेंट जो है वो लॉस ऑफ अवेयर है, उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, मेंटली डिस्टर्ब क्लाइंट है, ये बहुत छोटा है, बच्चा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डिसीजन है वो पेरेंट्स के द्वारा या उसके जो केयर गिवर्स होते हैं या उसके जो गार्जियंस होते हैं वो ले सकते हैं। तो अगर वो डिसीजन लेते हैं तो जो पेरेंट्स, केयर गिवर और गार्जियंस होते हैं, यहाँ पे वो सरोगेट डिसीजन मेकर्स कहलाते हैं। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Patient's family, friend and spiritual guide has no right to medical information regarding the patient unless authorized by the patient. पेशेंट के फैमिली मेंबर्स, उसके फ्रेंड्स और उसके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, उनको कोई राइट नहीं है कि वो पेशेंट की मेडिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जाने जब तक कि पेशेंट ना चाहे। द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आर टू बी केप्ट इन माइंड। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ पॉइंट हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की ड्यूटी होती है कि पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करके रखे, वो अनऑथराइज्ड पर्सन के सामने डिस्क्लोज ना करें। पेशेंट्स राइट टू नो दैट व्हाट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स थिंक अबाउट देम। ये पेशेंट का राइट है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसकी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं कि उसको पता हो। Healthcare providers' duties to ensure that patients who authorize release of their confidential health-related information to others exercise an adequately informed and free choice. Healthcare provider की duties होती है to ensure that patient who authorize release of their, अगर patient चाहता है अथॉराइजली रिलीज करना चाहता है अपनी जो कॉन्फिडेंशियल हेल्थ रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, तो वो उसकी फ्री ऑफ चॉइस होती है। Next is competent delivery services. Every individual has a right to receive treatment
by a competent healthcare provider who knows to handle such situation quite well. ये हर इंडिविजुअल का राइट होता है कि वो एक कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही सर्विसेज रिसीव करे या प्राप्त करे जो कि उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सके. According to the laws, medical negligency is shown when the following 4 elements are all established by the complaining party. तो लॉज के अकॉर्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंसी देखने को मिलती है अगर ये 4 पॉइंट्स एलिमेंट्स से अगर एस्टेब्लिश होते हैं. illegal duty of care must be owed by a provider to complaining party. अगर जो प्रोवाइडर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो लीगल ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर रहा है. ब्रीच ऑफ एस्टेब्लिश्ड लीगल ड्यूटीज breach of established legal duties of care must be shown, which means a healthcare provider has failed to meet the legally determined standards of care. Breach of established legal duty का मतलब है अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी जो ड्यूटीज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, ठीक है, फेल हो रहा है और उसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है. डैमेज मस्ट बी शोन, अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज दिख रहा है, या कॉजेशन मस्ट बी शोन, या किसी भी तरीके का कोई कॉजेशन या कारण दिखाई दे रहा है, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंप्लेनिंग पार्टी कंप्लेन कर रही है, जो पेशेंट है या क्लाइंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है या उसकी ड्यूटी बकाया है, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, या किसी भी तरीके का कोई डैमेज या हार्म दिखाई दे रहा है क्लाइंट के अंदर, तो ये सारी चीजें नेग्लिजेंसी के अंदर इंक्लूड होती है. नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट. Healthcare providers are responsible for any accidental or deliberately use of product that differ from their approved purpose or method of usage. For instance, the dosage level of drugs. Healthcare provider responsible होता है अगर healthcare provider client को किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई भी मेथड उसके ऊपर यूज कर रहा है, कोई भी ड्रग्स दे रहा है, तो वो जो ड्रग्स है वो सही होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, उनकी जो डोज है वो प्रॉपर अमाउंट में देनी चाहिए. अगर ड्रग्स की वजह से किसी भी प्रोसीजर की वजह से या कोई भी इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है उसकी वजह से अगर क्लाइंट को या पेशेंट को किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट या कोई भी हार्म होता है तो उसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होगा. Look for the drug contraindications, drug expiry, damage of diluted sterilization solvent, etc. तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले या ड्रग देने से पहले उस ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेने चाहिए, उस ड्रग्स की एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी चाहिए, अगर वो जो भी सॉल्वेंट्स यूज कर रहा है उनको चेक कर लेना चाहिए, कोई भी इक्विपमेंट्स लगा रहा है तो वो सही है या नहीं है, वो सारी चीज़ें उसको चेक कर लेनी चाहिए. ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की होती हैं. इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, according to which legal and ethical principle person is able to follow norms chosen of their own without external constraints or coercion by the others is known as. कौन से लीगल इथिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो अपने नॉर्म्स चूज करने के लिए फ्री होता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के. तो ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी सरोगेसी, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन डी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट. इसका सही आंसर है ऑटोनॉमी. के लिए आप रेफर कर सकते हैं स्लाइड नंबर 33. नेक्स्ट इज प्री कॉन्सेप्शन केयर एंड प्लानिंग फॉर पेरेंटहुड. प्री कॉन्सेप्शन का मतलब होता है प्रिपेयरिंग फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी एंड ए हेल्दी बेबी. जब भी कोई कपल कंसीव करता है तो कंसीव करने से पहले, कॉन्सेप्शन होने से पहले उनको प्रिपेयर करना कि वो पेरेंटहुड के लिए तैयार तो है, वो एक बेबी को अपनी लाइफ में लाने के लिए प्रिपेयर तो है. तो प्री कॉन्सेप्शन का मतलब यही होता है. प्रीकॉन्सेप्शन केयर इज प्रोविजन ऑफ बायोमेडिकल, बिहेवियरल और सोशल हेल्थ इंटरवेंशन टू वुमन एंड कपल बिफोर द कंसेप्शन अकर. प्रीकॉन्सेप्शन केयर में अपन बायोमेडिकली, बिहेवियरली और सोशली हेल्थ इंटरवेंशन प्रोवाइड कराते हैं उस वुमन को या फिर कपल को कंसेप्शन करने से पहले, बिफोर द कंसेप्शन. उनको अपन बायोमेडिकली, बिहेवियरली और सोशली हेल्थ इंटरवेंशन प्रोवाइड कराते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो कंसेप्शन करने के लिए प्रिपेयर है तो सही. इट एम्स एट इम्प्रूविंग देयर हेल्थ स्टेटस, रिड्यूसिंग द बिहेवियर एंड इंडिविजुअल
and environmental factors that contribute to the poor maternal child health outcomes. प्रिकॉन्सेप्शन केयर का मेन एम होता है कि उनकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनके बिहेवियर, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिड्यूस करना जिससे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो है वो पुअर हो रही है, उसके जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो पुअर आ रहे हैं, तो ऐसे फैक्टर्स को रिमूव करना. Its ultimate aim is to improve maternal and child health in both the short and long term. इसका अल्टीमेट एम होता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स के अंदर. नेक्स्ट इज नीड फॉर प्रीकॉन्सेप्शन केयर. क्या जरूरत है प्रीकॉन्सेप्शन केयर की? फर्स्ट वन इज रिड्यूस द मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. प्रीकॉन्सेप्शन केयर से हम मैटरनल और चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. प्रिवेंट अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी. जो अनइंटेंडेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी. प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर, लेबर के टाइम पीरियड में, डिलीवरी के टाइम पे या पोस्टमार्टम टाइम पीरियड के अंदर होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो उनसे हम बच सकते हैं अगर हमने प्रॉपर प्रीकॉन्सेप्शन केयर प्रोवाइड करी है. प्रिवेंट स्टिल बर्थ, प्रीटर्म बर्थ एंड लो बर्थ वेट. हम बेबी के स्टिल बर्थ से या प्रीटर्म बर्थ या लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट. अगर हम प्रॉपर तरीके से प्रीकॉन्सेप्शन केयर लेते हैं तो हम बर्थ डिफेक्ट, जो कुछ बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनसे हम बच सकते हैं. प्रिवेंट न्यूनेटल इन्फेक्शन. न्यूनेट्स में होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सकता है. प्रिवेंट अंडरवेट एंड स्टंटिंग. अंडरवेट होने से बचा जा सकता है. प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड STIs. अगर मदर के अंदर HIV है, मदर HIV पॉजिटिव है या उसको किसी भी तरीके की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है तो उनका वर्टिकल ट्रांसमिशन ना हो, वो मदर से बेबी के अंदर ना जाए. अगर हम प्रॉपर प्रीकॉन्सेप्शन केयर करते हैं तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं. लोअर द रिस्क ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ चाइल्डहुड कैंसर. और कुछ हद तक कुछ जो चाइल्डहुड कैंसर्स हैं उनसे बचा जा सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके की प्रीकॉन्सेप्शन केयर देते हैं. मदर को, फादर को प्रॉपरली केयर प्रोवाइड कराते हैं, उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो चेक करते रहते हैं, उनको हेल्थ इंटरवेंशन प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनसे हम इतनी सारी चीज़ों से बचा जा सकता है. प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी के टाइम पे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और पोस्टमार्टम टाइम पीरियड के अंदर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है. नेक्स्ट इज प्रीकॉन्सेप्शन केयर पैकेज. तो हम देखते हैं कि जब प्रीकॉन्सेप्शन केयर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. प्रीकॉन्सेप्शन केयर में फर्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हम जो प्रीकॉन्सेप्शन केयर के अंदर हम न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी होती है. जैसे मदर को एनीमिया तो नहीं है या डायबिटीज तो नहीं है मदर, उसके जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं हम उसको न्यूट्रिशनल स्टेटस को मॉनिटर करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करते हैं, आयोडाइज साल्ट लेने के लिए यूज करते हैं. तो मदर को हम कंप्लीटली न्यूट्रिशनल या हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसका जो न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में हम चेक करते हैं और उसको कुछ एडवाइजेस प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट इज साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज. तो इसमें हम साइको एक्टिव सब्सटेंस मतलब प्रॉपर हम स्क्रीनिंग करते हैं सब्सटेंस यूजेस की. जो लोग सब्सटेंस यूज करते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनको फार्माकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं. ऐसे वुमेंस जो कि कुछ गर्ल्स या वुमेंस जो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, जो टोबैको यूज करते हैं, वो स्मोकिंग के फॉर्म में भी हो सकती है या स्मोकलेस भी हो सकती है, तो उनको हम टोबैको छोड़ने की एडवाइस देते हैं, उनको बिहेवियरल काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज प्रोवाइड कराते हैं, उनको हम बताते हैं कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग के भी क्या हार्म्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं. नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल हेल्थ. इन्वायरमेंटल हेल्थ में हम इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड के बारे में बताते हैं कि और क्या इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड होते क्या है, उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है. हमें उनको बताते हैं कि अननेसेसरी रेडिएशन का एक्सपोजर से बचना है, हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं, जहाँ पे भी वो ऑक्यूपेशन प्लेस है उनका वहाँ पे भी जो अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से बचो. मेडिकल सेटिंग के अंदर अननेसेसरी पेस्टिसाइड के यूज को भी अवॉइड करना है, लेड एक्सपोजर से बचना है, तो ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं. जेनेटिक कंडीशंस. जेनेटिक कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि कपल की हम जेनेटिक कंडीशन है प्रॉपरली उसको असेस करते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग उसको देते हैं, कैरियर स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी देते हैं. नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी एंड सब फर्टिलिटी.
इसमें हम लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में बताते हैं, सब फर्टिलिटी क्या होती है इन सब के बारे में बताते हैं कि क्या कॉज हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, कैसे उनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कुछ अनप्रिवेंटेबल कॉजेज कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करना, ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट क्या है, और काउंसलिंग देना कपल को कि इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल वायलेंस। इंटरपर्सनल वायलेंस के बारे में हम उनको बताते हैं, सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं, उनको जेंडर इक्वलिटी के बारे में बताते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताते हैं, वुमन एम्पावरमेंट पे बताया जाता है, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करानी होती है। जो भी पोस्ट रेप के जो केसेस होते हैं उनको प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी, लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर हम लोगों कपल का जो प्री साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको असेस करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि उनकी लाइफ में एक न्यू बेबी आ जाएगा तो उसके बाद उनका कंडीशंस कैसी हो जाएगी, क्या क्या उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट इज एसटीआईज। एसटीआईज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें हम कपल को बताते हैं कि सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इनसे किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है और उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग। ये सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं। असेस टू द गुड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल एडोलसेंट वैक्सीनेशन। इसमें हम हेल्थ केयर जो गुड क्वालिटी के हेल्थ केयर जो है वो सभी के लिए बोलते हैं। एडोलसेंट टाइम पीरियड के अंदर प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, रुबेला का, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। Essential nutrition for girls and women and work to combat eating disorder, including the administration of folic acid and supplements. जो गर्ल्स और वुमेन्स होती हैं उनको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं। अगर उनको किसी भी तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, ओबेसिटी वगैरह, तो उससे को अपन को प्रिवेंशन बचाना है उनसे। और फॉलिक एसिड और सप्लीमेंट्स जो है वो हमें टाइम टू टाइम एडमिनिस्टर करने हैं। प्रिवेंटिव मेडिकल कंसल्टेशन, रिस्क असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। उनको प्रिवेंटिव मेडिकल कंसल्टेशन देनी है, रिस्क असेसमेंट करना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी है। अगर कोई साइकोट्रोपिक ड्रग्स का यूज कर रहा है तो उसको अपन को बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करानी है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देनी है, उन सारी चीज़ों से उनको निकालना है। फैमिली प्लानिंग इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ प्लान एडिक्वेट स्पेस प्रेगनेंसी। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, उनका जो प्लान फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बताना है। एडिक्वेट उनको बताना है कि एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए प्रेगनेंसीज के बीच में। अगर दो प्रेगनेंसीज के बीच में एडिक्वेट स्पेस नहीं रहता तो उसके क्या हार्म्स हो सकते हैं। मदर जो है वो फिजिकली फिट नहीं होती है, बेबी भी प्रॉपर तरीके से हेल्दी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, स्पेशली HIV एड्स। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि HIV, तो उनका प्रॉपर डिटेक्शन करना और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, जो भी कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिस, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, तो इन सारी डिजीज कंडीशन के बारे में बताना और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन द मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। देखते हैं कि नर्स का क्या रोल है मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। A midwife is a healthcare professional who provide healthcare services for women during gynecological examinations, contraceptive counseling, prescription and labor and delivery care. जो मिडवाइफ होती है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होती है, वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वुमन को ड्यूरिंग गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड कराती है, प्रिस्क्रिप्शन देती है, लेबर और डिलीवरी के टाइम पे केयर प्रोवाइड कराती है। Midwife provides expert special care during labor, delivery and after birth so that midwife unit. Midwife जो होती है वो स्पेशल केयर प्रोवाइड कराती है एट द टाइम ऑफ लेबर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ प्यूपेरियम और आफ्टर द बर्थ। मिडवाइफ जो होती है वो यूनिक होती है। तो हम देखते हैं क्या रोल है मिडवाइफ के। फर्स्ट वन इज केयर गिवर। मिडवाइफ केयर गिवर की तरह काम करती है, मदर को केयर प्रोवाइड कराती है प्रेगनेंसी में, लेबर के टाइम पे, पोस्टमार्टम पीरियड के टाइम पे। कोऑर्डिनेटर, मिडवाइफ जो कोऑर्डिनेटर की तरह काम करती है, वो प्रॉपर तरीके से जो सिचुएशंस होती है उनको कोऑर्डिनेट करके चलती है। कम्युनिकेटर, मिडवाइफ ही कम्युनिकेटर की तरह काम करती है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर फीमेल अपनी फैमिली में नहीं बता पाती है तो उनको फैमिली मेंबर्स तक बताती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो डॉक्टर्स तक लेके जाती है, डॉक्टर्स को बताती है। लीडर, मिडवाइफ जो है वो लीडर की तरह काम करती है, सिचुएशन को लीड करती है, हैंडल करती है। मैनेजर, मिडवाइफ ही प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है सारी सिचुएशंस को ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। एजुकेटर, मिडवाइफ एजुकेटर की तरह काम करती है, मदर को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, सारी चीज़ों से रिलेटेड उसको हेल्थ डाइट के बारे में बताती है, क्लोथिंग पैटर्न के बारे में बताती है, एक्सरसाइज के बारे में बताती है, हाइजीन के बारे में बताती है, मदर को प्रेगनेंसी में किस तरीके से रहना है, डिलीवरी के टाइम पे किस तरीके से रहना है, मदर बेबी को फीड किस तरीके से कराना है, तो इन सब के बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है। फैमिली प्लानर, मिडवाइफ फैमिली प्लानर की तरह भी काम करती है,
जो कपल होता है या फीमेल्स होती हैं उनको जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताती है, उनको प्रेगनेंसीज के बारे में बताती है और कितना गैप होना चाहिए, प्रॉपर टाइम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं उनके सब के बारे में बताती है। कंसर्न एडवाइज़र, मिडवाइफ एडवाइज़र की तरह काम करती है। हमने पहले शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जो दाइस थी वो भी एंटीनेटल टाइम पीरियड के अंदर शुरू से एडवाइज़र का काम कर रही थी, एंटीनेटल टाइम पीरियड के अंदर, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल टाइम पीरियड के अंदर। तो मिडवाइफ जो है वो एडवाइज़र का काम करती है। रिकॉर्ड कीपर, मिडवाइफ ही रिकॉर्ड रखती है कि प्रीवियसली कितनी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है, कौन सा फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज में आ रहे हैं, तो रिकॉर्ड कीपिंग का काम करती है। सुपरवाइजर, मिडवाइफ जो है वो सुपरवाइज करती है, सिचुएशंस को हैंडल करती है। नेक्स्ट इज काउंसलर, मिडवाइफ जो है वो काउंसलर की तरह भी काम करती है। तो ये सारे जो रोल्स होते हैं, तो ये सारे जो रोल्स हैं ये मिडवाइफ करती है, मिडवाइफ इन सारी चीज़ों की तरह काम करती है। तो अगर आप को हमारा ये वीडियो, इसमें सारी चीज़ें हैं, हमने इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा, क्या नीड्स होती है, प्रिकॉन्सेप्शन केयर के बारे में, लीगल इथिकल इश्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो देख लेते हैं हम। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड प्यूपेरियम। Option A, gynecology. Option B, obstetrics. Option C, reproduction. Option D, none of them. Answer is obstetrics. Question 2. Nullipara means a woman who has given one birth before, woman has not given birth before, woman who is carrying pregnancy first time, woman who has given birth more than once. Answer is woman who has not given birth before. Question 3. Which committee laid stress on the need for the qualified midwives, health visitor and training of DICE in 1946? Option A, Mudaliar Committee, B, Bohr Committee, C, Mukherjee Committee, D, Jangalwala Committee. Answer is Bohr Committee. In which year Kartar Singh Committee recommended shortening the 2-year course of ANM to 1.5 years? Option A, 1975, option B, 1978, option C, 1960, or option D, 1992. Answer is 1975. The number of deaths per 1000 live births occurring at birth or in the first 28 days of life is known as? Option A, fetal death rate, option B, neonatal death rate, option C, infant death rate, option D, childhood death rate. Answer is neonatal death rate. The average number of children that would be born to a woman over her lifetime is known as? Option A, total fertility rate, option B, maternal morbidity rate, option C, childbirth rate, option D, maternal birth rate. The answer is total fertility rate. Need for preconception care is: A, reduce the maternal and child mortality rate, B, prevent the neonatal infection, C, prevent the complication during pregnancy, D, all of above. Answer is all of above. Preconception package include nutrition, genetic condition, mental health, or all of them. Answer is all of them. Healthcare provider has failed to meet the legally determined standard of care is known as? Option A, breach of legal duty of care. Option B, surrogacy of decision. Option C, autonomy. Option D, uninformed decision making. Answer is breach of legal duty of care. Role of nurse in midwifery and obstetrics include: Option A, family planner, B, educator, C, counselor, D, all of them. Answer is all of them. यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपकी परेशानी दूर कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।